नमस्कार। चलिए आज जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। एक ऐसे वक्त में चलते हैं जब आज के जैसे नक्शे नहीं हुआ करते थे और ताकत की कहानियां सीधे जमीन पर लिखी जाती थीं। आज हम झारखंड के उन्हीं ताकतवर प्राचीन राजवंशों की दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की बुनियाद रखी। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये किसी आज के राज्य का नहीं है। ये तो प्राचीन झारखंड में सत्ता के समीकरणों को दिखाता है। ये उन कई छोटे बड़े राज्यों और राजवंशों का एक मिला जुला रूप है जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। और ये इस बात का सबूत है कि ये इलाका हमेशा से कितना अहम रहा है। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस पूरे इलाके में सबसे पहले एक संगठित राज्य बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? वो कौन थे जिन्होंने यहाँ पर शासन की पहली ईंट रखी? इसका जवाब है मुंडा जनजाति। जी हाँ, उन्हें ही इस क्षेत्र में एक व्यवस्थित राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है। और इस पहल को करने वाले पहले व्यक्ति थे रीसा मुंडा। असल में उन्होंने ही एक संगठित शासन की कल्पना को हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम उठाया था। तो रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और फिर उनके नेतृत्व में जो पहला राज्य बना उसका नाम रखा गया सुतिया नागखंड। ये इस क्षेत्र की सबसे पहली पॉलिटिकल एंटिटी थी जिसने आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। अब बात करते हैं इस इलाके के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंश की, नागवंश। सच कहूं तो इनकी कहानी अपने आप में ही असाधारण है। सोचकर देखिए, इस महान राजवंश की नींव पहली शताब्दी में फणी मुकुट राय ने रखी थी। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि एक ही राजवंश ने सदियों तक अपनी सत्ता कायम रखी और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर कोई राजवंश इतने लंबे समय तक, मतलब सदियों तक, कैसे टिका रह सकता है? नागवंश की इस लंबी उम्र का राज क्या था? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है उनकी अडेप्टेबिलिटी में, यानी समय के साथ खुद को ढालने की कला में। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, नागवंश ने वक्त वक्त पर अपनी राजधानियां बदली। सुतियाम्बे से लेकर रातूगढ़ तक का ये सफर सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे वो बाहरी खतरों से भी बचते थे और सत्ता पर अपनी पकड़ भी मजबूत रखते थे। इसी वंश के एक बहुत ही अहम शासक हुए भीमकर्ण। उन्होंने न केवल अपनी राजधानी बदलकर खुखरा को बनाया, बल्कि राय की जगह कर्ण की उपाधि अपनाई। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि राजवंश अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। चलिए अब जरा छोटा नागपुर से आगे बढ़ते हैं और दो और बड़े पावर सेंटर्स पर नजर डालते हैं, पलामू और सिंहभूम। यहाँ की सियासी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। पलामू में तो सत्ता का एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। देखिए, यहाँ पहले रक्सेलों का शासन था जो खुद को राजपूत बताते थे, लेकिन 1572 में चेरो वंश के भागवत राय ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और एक नए ताकतवर राजवंश की नींव रखी। अब सिंहभूम की तरफ चलते हैं, जहां सिंह वंश का इतिहास एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेता है। ये एक ऐसा राजवंश था जो एक नहीं बल्कि समय के साथ साथ दो अलग अलग शाखाओं में बट गया। सिंह वंश की जो पहली ब्रांच थी उसे 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह ने शुरू किया और फिर कई सदियों बाद लगभग 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने इसकी दूसरी ब्रांच की नींव रखी। एक ही वंश का इस तरह दो धाराओं में बट जाना इस क्षेत्र के इतिहास की एक और दिलचस्प परत को सामने लाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 बड़े राजवंशों तक ही सीमित नहीं थी। झारखंड का जो प्राचीन राजनीतिक नक्शा था वो और भी कई अहम राज्यों से मिलकर बना था। तो चलिए जरा जल्दी से कुछ और अहम खिलाड़ियों से भी मिल लेते हैं। हजारीबाग और मानभूम के जो बड़े बड़े इलाके थे, उन पर मान राजवंश का कंट्रोल था। उनका असर इतना गहरा था कि आज भी इस इलाके को मानभूम के नाम से जाना जाता है, जो उनकी विरासत की गवाही देता है। फिर आता है रामगढ़ राज्य। 1368 में बागदेव सिंह ने इसकी स्थापना की थी और ये राज्य भी झारखंड के पॉलिटिकल मैप पर एक और जरूरी पावर सेंटर बनकर उभरा। और आखिर में पंचायत राज्य, जो मानभूम इलाके में ही एक और ताकतवर राज्य था। तो आप देख सकते हैं
कि ये सभी राज्य मिलकर झारखंड के उस रिच और डाइवर्स पॉलिटिकल इतिहास को बनाते हैं, जहां कोई एक नहीं बल्कि कई सारी शक्तियां एक साथ मौजूद थी। अच्छा, इन सभी राजवंशों की कहानियों को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो एक बहुत बड़ी और खास बात निकल कर आती है, एक ऐसा थीम जो इन सभी राज्यों के इतिहास को एक तरह से डिफाइन करता है। और वो थीम है आज़ादी और स्वायत्तता। इस पावरफुल स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। बाहर से कई हमले हुए, कई दबाव बने, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के लगभग सभी राजवंश अपनी आज़ादी को बचाने में कामयाब रहे। खासतौर पर छोटा नागपुर का इलाका, जिसने अपनी क्षेत्रीय पहचान और ऑटोनॉमी को हमेशा बनाए रखा। और यहीं पर हम आज की चर्चा को ख़त्म करते हैं इस एक ज़रूरी सवाल के साथ कि प्राचीन काल से चली आ रही स्वतंत्रता और स्वायत्तता की ये जो मजबूत विरासत है, वो आज के झारखंड की पहचान और उसके कल्चर को किस तरह से प्रभावित करती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।